दोस्तों, आजकल की इस मतलब की दुनिया में कितने लोग हैं जो गांवों की तरफ जाना चाहते हैं, वहां की स्थितियों को सुधारना चाहते हैं, लेकिन तब क्या हो जब उनका सामना गांव की ही कुरीतियों से हो जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ डॉक्टर अविनाश के साथ। डॉक्टर अविनाश लगभग 55 वर्ष की आयु के होंगे और दिल्ली में एक वेल एस्टैब्लिश डॉक्टर थे। उनकी दिल्ली में बहुत अच्छी प्रैक्टिस चल रही थी, लेकिन अपनी पत्नी विभा के गुजर जाने के बाद उनका दिल्ली के माहौल में दम घुटने लगा था। डॉक्टर अविनाश ने अपने पैतृक गांव जाने का और वहीं के हॉस्पिटल में अपनी प्रैक्टिस शुरू करने का मन बना लिया। गांव में उनकी अच्छी जान पहचान थी, तो डॉक्टर साहब के लिए गांव में एक मकान का अरेंजमेंट आराम से हो गया और काफी समय से खाली पड़े गांव के हॉस्पिटल को भी अपना एक नया मेडिकल ऑफिसर मिलने जा रहा था। गांव पहुंचकर पहले ही दिन डॉक्टर अविनाश हॉस्पिटल पहुंच गए, वहां की स्थिति का जायजा लेने के लिए। अजीब सी जर्जर हालत थी वहां की। जो इंस्ट्रूमेंट पड़े थे वो काफी पुराने हो चुके थे और कईयों में तो जंग तक लगा हुआ था। डॉक्टर अविनाश भी हैरान थे हॉस्पिटल की स्थिति देखकर, पर उनकी इच्छा शक्ति इतनी बलवान थी कि ये स्थितियां उन्हें उनके मार्ग से हटा नहीं सकती थी। यह तो शुक्र था कि डॉक्टर अविनाश अपने साथ अपने असिस्टेंट मोहन को अपनी मदद के लिए साथ ही ले आए थे और उनका यह दृढ़ विश्वास था कि वो इन स्थितियों को सुधार लेंगे। एक बूढ़ी दाई भी उन्हें गांव से ही मिल गई, जो पहले भी इसी हॉस्पिटल में काम करती रही थी। मोहन ने 2 दिन लगाकर उस हॉस्पिटल को बैठने लायक बना दिया था। डॉक्टर अविनाश का पहला दिन, सुबह से कोई मरीज नहीं था। शाम आते आते डॉक्टर साहब को अंदर बैठना मुश्किल हो गया, तो थोड़ा सुस्ताने के लिए हॉस्पिटल में ही एक तरफ को उगे हुए नीम के पेड़ के नीचे डॉक्टर साहब कुर्सी लगाकर बैठ गए। हवा अच्छी चल रही थी, तो उनको हल्की हल्की नींद आने लगी थी। उन्हें नींद का एक झोंका भी आ गया था और जैसे ही उनकी आंख खुली तो वहीं थोड़ी दूर हट के 5 लड़कियां आपस में खेल रही थी। ऐसा लगता था कि सब में कोई 1-2 साल का ही अंतर था। सबसे बड़ी लड़की 7 साल के करीब की होगी और सबसे छोटी 2 साल की, और वो तो जमीन पर घुटनों के बल खेल रही थी। धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था। डॉक्टर साहब उन सबको देखकर मुस्कुरा उठे। उन्हें अपने बच्चे याद आ गए जो विदेश में सेटल हो चुके थे और जिनके पास समय ही नहीं था इंडिया आकर डॉक्टर साहब के साथ रहने का। डॉक्टर साहब का बहुत दिल किया उन बच्चों से बात करने का। उन्होंने बच्चों को आवाज लगाई, सुनो बच्चों, इधर आओ, मेरे पास आओ। पर वो बच्चे खेलते रहे, जैसे उन्होंने कोई आवाज सुनी ही ना हो। डॉक्टर साहब उठकर उनके पास जाने लगे। जैसे जैसे डॉक्टर साहब उनकी तरफ बढ़ रहे थे, उन्हें बहुत हैरानी हो रही थी। उनके चेहरे पर अविश्वास का भाव नजर आने लगा, क्योंकि एक एक करके सारी बच्चियां गायब हो गई, जैसे वहां कोई था ही नहीं। डॉक्टर अविनाश को यह अपने सामने होता देखकर चक्कर सा आ गया। होश संभालते ही वो हॉस्पिटल के अंदर आए और उन्होंने वॉश बेसिन में मुंह धोने के लिए नल चला दिया। नल चलाते ही एकदम डॉक्टर साहब की चीख निकल गई। वॉश बेसिन के नल से पानी नहीं, खून टपक रहा था। उन्होंने जोर से मोहन को आवाज लगाई, मोहन, मोहन। मोहन भागता हुआ आया। उसने आते ही डॉक्टर साहब को संभाला। उससे पूछा, क्या हुआ डॉक्टर साहब, आप कांप क्यों रहे हैं? मोहन, उस नल से खून टपक रहा है। मोहन ने चलते हुए नल की तरफ देखा। कहां डॉक्टर साहब, नॉर्मल पानी ही तो आ रहा है। डॉक्टर अविनाश ने देखा तो वो भी हैरान हो गए। अब नॉर्मल पानी ही आ रहा था। रात हो रही थी, तो डॉक्टर अविनाश ने घर जाने का सोचा, ताकि घर जाकर आराम कर सके और आज हुई इस घटना को भूल सके। घर आकर खाना खा के वो सोने की तैयारी करने लगे। अभी उन्हें लेटे हुए 20-25 मिनट ही हुए थे कि उन्हें दरवाजे के बाहर कुछ शोर सुनाई दिया, जैसे बच्चों का शोर। उन्होंने दरवाजा खोला तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वही 5 बच्चियां घर के बाहर खेल रही थी। डॉक्टर साहब का दिल उन्हें देखकर काफी तेज धड़कने लग गया। फिर भी वो हिम्मत करके उन बच्चियों के पास जाने लगे। तभी उनके कदम रुक गए। अचानक से एक औरत, जो कम से कम 7-8 महीने की गर्भवती लग रही थी, वो अचानक वहां बच्चों के पास आकर खड़ी हो गई और डॉक्टर साहब को देखने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो जोर जोर से रो रही थी। धीरे धीरे उसका रोना चीखों में बदल रहा था। वो औरत बार बार कह रही थी, अब तू आया है, तू हमें मारेगा, चला जा,
चला जा नहीं तो मारा जाएगा। मैं कह रही हूं चला जा। डॉक्टर अविनाश को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो एक शून्य की स्थिति में आ चुके थे, जैसे वो बेसुध हो चुके हों। एकदम से एक जोर से चीखने की आवाज से उनका ध्यान उस सारे हालात पर वापस आ गया और वो उन बच्चों और उस औरत की ओर बढ़ने लगे। पर एक धुआं सा उठा और फिर सब एक एक करके गायब हो गए। बच्चियां गायब, वो औरत भी गायब। ये सब अपने सामने होता देखकर घबराहट के मारे डॉक्टर अविनाश वहीं घर के बाहर बेहोश होकर गिर गए और पूरी रात वहीं पड़े रहे जब तक सुबह मोहन नहीं आ गया। मोहन ने उन्हें घर के अंदर लाकर लेटाया और पानी पिलाकर पूछा, डॉक्टर साहब, ये आप घर के बाहर जमीन पर बेहोश कैसे हो गए? डॉक्टर अविनाश को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो ये सब मोहन को कैसे समझाएं। उन्होंने उसे कुछ नहीं बताया। अभी तुम जाओ मोहन, मैं आज घर पर ही रहूंगा। ये सुनकर मोहन डॉक्टर साहब को अकेला छोड़ गया। डॉक्टर साहब सारा दिन टीवी देखते रहे और रात को खाना खाकर सोने लगे। आज दूसरी रात थी और आज उन्हें जल्दी नींद भी नहीं आ रही थी। वो फोन पर ही कुछ ना कुछ देखते रहे और जाने पता नहीं कब फोन देखते देखते उनकी आंख लग गई। अचानक से नींद में ही डॉक्टर साहब को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। ऐसा लगा कोई उनके ऊपर बैठा हुआ है। डॉक्टर साहब ने जब आंखें खोली तो उनकी सांसें अटक कर रह गई। वही गर्भवती औरत उनके सीने पर सवार थी और उनका गला दबा रही थी और बेड के आसपास वही 5 बच्चियां खेल रही थी। एक तरफ उनका शोर और एक तरफ उस औरत का गले पर अपनी पकड़ का टाइट करते जाना। डॉक्टर साहब चीखना चाह रहे थे पर उनकी आवाज निकल ही नहीं पा रही थी और उन बच्चियों का शोर भी बढ़ता जा रहा था। डॉक्टर साहब को लगा उनका अंतिम पल आ गया है, लेकिन तभी फोन पर अलार्म बज उठा। सुबह के 4:30 बजे थे। जैसे ही अलार्म बजा वो सब गायब हो गए और डॉक्टर अविनाश घबरा कर बेड पर उठकर बैठ गए। उनके पूरे शरीर से पसीना निकल रहा था। उनकी सांसों को नॉर्मल होने में बहुत समय लग गया। जैसे ही उनकी सांसें संभली, वो अपनी बिखरी हुई हालत को ठीक करने बाथरूम गए और वॉश बेसिन पर मुंह धोने लगे। मुंह धोकर जैसे ही उन्होंने अपना चेहरा बेसिन के ऊपर लगे मिरर में देखा तो वो खून से रंगा हुआ था और मिरर पर कुछ लिखा हुआ था, आज बच गया तू, चला जा नहीं तो मारा जाएगा। और आज फिर दूसरी रात को भी ये सब देखते ही एक बार फिर डॉक्टर साहब वहीं बाथरूम में बेहोश होकर गिर गए और सुबह मोहन के आने तक वहीं पड़े रहे। डॉक्टर साहब ने जब अपनी आंखें खोली तो मोहन और दाई अम्मा बेड के पास ही खड़े थे। डॉक्टर साहब से जब उन्होंने पूछा कि क्या हुआ तो डॉक्टर साहब कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। जब काफी देर तक वो कुछ नहीं बता सके तो मोहन बोला, डॉक्टर साहब आज आप घर पे मत रहो, आज हॉस्पिटल चलो आप और वहीं रहिएगा आज। ठीक है, डॉक्टर अविनाश बोले। हॉस्पिटल पहुंच तो गए डॉक्टर अविनाश, लेकिन आज डॉक्टर साहब का मन उनके बस में नहीं था। वो बहुत बेचैन हो रहे थे। तो मोहन ने उनकी यह हालत देखकर उन्हें कहा, आज ऑपरेशन थिएटर वाले कमरे की हालत ठीक करते हैं। डॉक्टर साहब और मोहन ने साथ मिलकर शाम तक उस कमरे की साफ सफाई पूरी कर दी। तब डॉक्टर साहब ने मोहन को पास ही के मार्केट से कुछ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट लाने के लिए भेज दिया और दाई अम्मा को पास ही रहने वाले कुम्हार के घर से मटका खरीद कर लाने के लिए कहा। और दाई अम्मा जैसे ही गई, डॉक्टर अविनाश ऑपरेशन थिएटर में वापस आ गए। रात होने को थी तो डॉक्टर साहब ट्यूबलाइट चलाने के लिए दरवाजे के साथ लगे बोर्ड पर स्विच ऑन करने लगे। ट्यूबलाइट ऑन करके जैसे ही डॉक्टर अविनाश मुड़े तो एकदम से उनका हलक सूख गया। वो चिल्लाना चाह रहे थे पर उनकी आवाज ही जैसे गले में दबकर रह गई हो। डॉक्टर अविनाश ने देखा कि ओटी टेबल पर वही औरत लेटी हुई थी जो कल रात उनके सीने पर सवार थी और उसके हाथ में ओटी रूम की कैंची थी। और हैरानी की बात यह थी कि वो इस बार डॉक्टर अविनाश को नहीं मारना चाह रही थी, वो खुद अपना ही पेट काट रही थी। उसने कैंची से अपना पेट काटना शुरू किया और एक एक करके 6 कन्या भ्रूण निकालकर जमीन पर फेंक दिए। डॉक्टर अविनाश स्टैचू बन गए अपनी आंखों के सामने ये सब होता देखकर। और फिर एक अट्टहास गूंजा उस ऑपरेशन थिएटर में और उस औरत की आवाज आई, यही चाहता था ना तू, ले मैंने खुद कर दिया, अब तू क्या करेगा? ये सब मारेंगे, तू भी मारा जाएगा, कोई नहीं बचेगा, सब मारे जाएंगे।
ये कहते कहते वो रोने लग पड़ी और एक ही बात दोहराने लगी, सब मारे जाएंगे, मेरे सारे बच्चे मार दिए, मुझे भी मार दिया। और फिर उसकी आवाज की टोन बदल गई। अब वो भयानक गुस्से से घुटी हुई आवाज में बोल रही थी, तू नहीं बचेगा डॉक्टर, तू नहीं बचेगा। और ये कहकर वो ओटी टेबल से उछलकर नीचे जमीन पर खड़ी हो गई और डॉक्टर अविनाश की तरफ कैंची लेकर बढ़ने लगी। डॉक्टर अविनाश का पूरा जिस्म कांप रहा था। उस औरत ने कैंची उठाई और डॉक्टर को मारने ही लगी थी कि दरवाजे से दाई अम्मा अंदर आई और सब कुछ जो वहां था सब गायब हो गया। और दाई अम्मा ने अजीब सी हालत में डॉक्टर अविनाश को खड़े हुए देखा, जो बुत बने हुए थे और उनका जिस्म पसीने से तरबतर था और लगातार कांप रहे थे। जैसे ही दाई अम्मा ने उन्हें हाथ लगाया, डॉक्टर अविनाश की एक जोर की चीख निकल गई, जैसे उन्हें होश सा आया हो। काफी देर तक दाई अम्मा उनका सिर सहलाती रही। अब ठीक हो डॉक्टर साहब? दाई अम्मा ने पूछा। डॉक्टर अविनाश से कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। डॉक्टर साहब, कोई तो बात है जो आप हम सबसे छुपा रहे हो, आप मुझे बताओ। जिस तरह से आपके साथ जो हो रहा है वो मुझे किसी बात का अंदेशा हो रहा है। डॉक्टर साहब, मैं गांव की ही रहने वाली हूं। ऐसा जो आपके साथ हो रहा है वो कहीं किसी बुरी ताकत का काम लगता है। ये सुनकर डॉक्टर अविनाश को दाई अम्मा पर भरोसा होने लगा। उन्होंने सब कुछ दाई अम्मा को बता दिया जो उनके साथ घट रहा था। सब सुनकर दाई अम्मा की आंखों में हैरानी और खौफ दोनों नजर आने लगे। वो फूट फूट कर रोने लगी। मुझे पता था वो आएगी। मैं वो पाप नहीं करना चाहती थी। मुझसे डॉक्टर और सरपंच ने ये सब करवाया। डॉक्टर साहब, आप चले जाओ, वो आपको नहीं छोड़ेगी। दाई अम्मा, क्या हुआ? आपकी बातों से मुझे और घबराहट हो रही है, हुआ क्या? दाई अम्मा ने फिर बताना शुरू किया। सरपंच बुद्धाराम की बहू है ये डॉक्टर साहब। वो जब भी पेट से होती थी, सरपंच अपने लड़के को शहर भेजकर उसका पता लगवा लेता था कि लड़का होगा या लड़की। और इस बदनसीब का भी भाग फूटा हुआ था कि हर बार लड़की ही होती थी। और हर बार ये सरपंच इसी हॉस्पिटल के डॉक्टर को पैसे खिलाकर इस बदनसीब का पेट गिरवा देता था। और मुझ बदनसीब को भी इस काम में उनकी मदद करनी पड़ती, क्योंकि इतने सालों से जच्चा बच्चा केस में मैं ही तो थी जो डॉक्टर की मदद करती थी। ऐसा उन्होंने 5 बार उसका पेट गिरवाया था। 6ठी बार भी जब यह पता चला कि इस बार भी लड़की है, तो ये बदनसीब भी अड़ गई कि इस होने वाली बच्ची को वो नहीं मरने देगी। शायद उसके अंदर की मां अब और बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी। रोज सरपंच के घर में कलेश रहने लगा। ऐसा करते करते 7-8 महीने बीत गए और एक दिन सब गांव वालों को पता चला कि सरपंच की बहू घर की सीढ़ियों से गिरकर मर गई। और मुझे पूरा भरोसा है कि सरपंच और उसके बेटे ने ही मिलकर उसको मारा है। उसके मर जाने के बाद एक दिन सरपंच के बेटे की भी लाश उसके घर में ही पाई गई। उसका गला कटा हुआ था डॉक्टर साहब। और इस सरपंच को भी तब से ही दौरे आते हैं। यह भी जल्दी मर जाएगा डॉक्टर साहब। इसका कर्म कभी इसका पीछा नहीं छोड़ेगा। पता नहीं मुझ अभागन को उसने क्यों छोड़ दिया। यह सुनकर डॉक्टर अविनाश को सब समझ आ गया और उन्होंने दाई अम्मा से कहा, मैं कल सुबह पुलिस स्टेशन जाकर इस सरपंच के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगा। आपको भी गवाही देनी होगी दाई अम्मा? हाँ डॉक्टर साहब, मैं जरूर गवाही दूंगी। जब डॉक्टर और दाई अम्मा ये बातें कर रहे थे, कोई था जो उनकी बातें दरवाजे के पीछे से सुन रहा था और फिर वो चला गया। अगले दिन सुबह मोहन जब हॉस्पिटल पहुंचा तो उसकी चीख निकल जाती है। डॉक्टर अविनाश और दाई अम्मा दोनों की लाशें जमीन पर पड़ी हुई थी। दोनों के सीने में ऑपरेशन थिएटर की कैंची गड़ी हुई थी। अब सवाल यह उठता है, क्या उनका कत्ल सरपंच की बहू ने किया था या उसने जो दरवाजे से उनकी बातें सुन रहा था? क्या सरपंच को तो नहीं पता चल गया था कि डॉक्टर अविनाश उसकी पुलिस में रिपोर्ट करने वाला है? और हां, एक अजीब बात हुई। इस हादसे के बाद मोहन ने गांव में ही काफी बड़ी जमीन खरीद ली थी। तो दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा आपको क्या लगता है, डॉक्टर अविनाश और दाई अम्मा का कत्ल किसने किया? और ऐसी स्केरी स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मिडनाइट भूत FM।